तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए आसिम सिद्दीकी, खान फारूक और अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। वेलकम व्यूअर्स, प्राइम टाइम शो कैपिटल टीवी वाशिंगटन से लेकर हम हाजिर हुए हैं अनीस फारूकी, और आज के बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी डिस्कशन, डिबेट अराउंड साउथ एशियन कवरेज, रिपोर्ट्स देंगे हम आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत की, क्या हो रहा है इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन तक, और इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। वाशिंगटन से आसिम सिद्दीकी, न्यूयॉर्क से खान फारूक अली और टोरंटो से मैं हूं अनीस फारूकी। आप सबको आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। आज आप शो देख रहे हैं प्राइम टाइम एपिसोड नंबर 13 है ये। नॉर्थ अमेरिकन से ये आपकी आवाज़ है, एक मुतबादिल आवाज़, एक अल्टरनेटिव आवाज़। आसिम सिद्दीकी साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि लास्ट प्रोग्राम जो था वो आप लोगों ने पसंद किया, और ये भी साथ साथ कहा कि बहुत ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं आप लोग, और हमारी कोशिश यही होती है कि जितना सच हमें पता हो उतना हम सच बोलें और उतने उस सच को अपने तज्जिए में शामिल करें। जी खान साहब। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे देखें, खबरें भी उतनी संगीन है जितना सज्जिया है जी। और हमारी तो आदत है कि हमने वो इंफॉर्मेशन भी देनी है जो बाकी लोग सेंसर करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सियासत या मसलहत नहीं है, हमारे पास जमहूरियत और लोगों के हकूक की अवेयरनेस ज्यादा है। आज मैंने एक बात सुनी, बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तबके ने अपनी अखबारें जलाई, कल वो इंसानों को भी जलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। चले, ईद भी गुजर गई, ईद कुर्बान भी हो गई। गुज़िश्ता ईद मुबारक मुझे भी कहना चाहिए, और यहाँ पर मैंने सबकी तरफ से कह दिया। बिल्कुल, पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा जो है काफ़ी जगहों पे नमाजें भी हुई, और लोग जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स में, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में नमाज भी अदा की और स्लॉटर हाउस में जाके कुर्बानियाँ भी की। तो बहरहाल अपने अंदर का जानवर ज़िबा किया नहीं किया आप दोनों ने, मुझे ये बताइए। नहीं, जानवरों से मैं प्यार करता हूँ। अंदर का जानवर ज़िबा किया कि नहीं किया, क्योंकि उसमें एक जानवर आजकल इस्लामाबाद में भी गिरफ्तार है। देखें वो कब छुटता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अपनी पूरी जो है ताकत लगा दी कि इस जानवर को बाहर निकालने के लिए। तो देखें वो जानवर भी निकलता है बाहर, के नहीं निकलता। असल में मैं जानवर की बात इसलिए की कि ये हमारे यहाँ जो है ना, ये कौम जो है ये अक़वाल ज़री पे चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अच्छा कॉल मिलता है वो लेके जो उसके पीछे पड़ते हैं ये कौम, अल्लाह माफ़ी दे कि मतलब उस पर अमल करना तो दूर की बात है, लेकिन बस वो ये हर कोई लगा हुआ है कि अपने अंदर का जानवर ज़िबा किया नहीं किया। और कुछ ख़वातीन तो इस पर भी लग गई थी जो फेमिनिस्ट होती हैं कि क्या आपने अंदर का जानू ज़िबा किया नहीं किया। तो वो ये वो बात एक ही हो गई करने के लिए नहीं होता ना। मगर आपने वो फुटेज देखी है जिसमें वो जानवरों, कुर्बानी के जानवरों को, जिसको वैसे बाकी मुकद्दस गाय होती है, वो उसको गोलियां मार रहे हैं। हमारी कौम का मसला यही है जनाब कि हम हमेशा जो है ना गाय से बहुत डरते हैं। ठीक है, अब चाहे वो मुकद्दस गाय हो, चाहे वो गाँव माता वाले हों, दोनों तरफ से जो है ना हमारी जान जाती है। हम हथियार लेके निकल पड़ते हैं मैदान में कि जी इनका मुकाबला करना है। तो वो कुर्बानी की गाय को भी जो है ना उन्होंने वही इसी तरह से अपने बदले उतारे। सुन्नत इब्राहीमी का जो बुनियादी मकसद है कि एक फीलिंग होना, एक जज्बा होना, वो तो कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। नुमाइश दिखाई दी, गाय के साथ भी हमने अपने कल्चर को जोड़े रखा और मुजरे भी करवाए, कैटवॉक भी करवाई, और उसके अलावा जो है उसको सजाया भी, उसकी परेड भी करवा दी। और जनाब उस गाय का जो असल मकसद या उस बकरे का या दुम्बे का असल मकसद था वो कहीं नहीं रहा। गरीदा फारूकी की एक ट्वीट आई और आप लोगों ने देखा होगा, उस पर भी काफ़ी खिंचाई हुई, बहुत हंगामा हुआ उस पर भी, बिला वजह हुआ। हालांकि उन्होंने कुरान की आयत की तमसील में था कि अल्लाह के फरमाते हैं मुझे ना गोश्त ना खून मिलता है, तो उसी की उसमें था, मगर वो उन्होंने फिर उसको घुमाया फिर उसको। जी, मसला ये है कि हम जिस तरह का इस्लाम फॉलो करते हैं ना, उसमें हम सुन्नतों पे ज़्यादा अमल करते हैं, फ़राइज़ को भूल चुके हैं। और असल बात ये, शलवार का पैंचा ऊपर होना चाहिए, जहनी हमारी पस्ती जो है वो जितनी गिर जाए भले, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
एक खातून अगर एक कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट का आगाज़ करती हैं तो उस पर बजाय बहस करने के, उस पर डायलॉग करने के, उस पर अपनी राय देने के, हम डायरेक्ट उनको दायरा इस्लाम से खारिज करके एक ऐसे कोने में ले जाते हैं कि वो बेचारा खुद मजबूर हो जाता है कि जी चलें मुझसे गलती होगी, माफ़ कर दे कौम मुझे। जुनैद जमशेद के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने एक बात कर दी तो पूरी कौम उनके पीछे लग गई। इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो आप ये देखिए कि हमारे अंदर का जानवर कितना बाहर निकल के आता है, वो आज तक कुर्बान नहीं हो पाया। अभी जमाइमा का और इमरान खान का और मरियम का जो चला बच्चों के सर के ऊपर, वो भी इसी तरह की एक एग्जाम्पल है। अफसोस जी, मैं कह रहा था कि अगर अभी देखें जो पिछली दफ़ा 4-5 मौलानाओं ने जो कुछ किया, जिनकी खबरें गर्दिश की पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और फिर उसके बाद दुनिया के सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी तक हमने किसी का फैसला या किसी की हेयरिंग होते नहीं सुना। अगर हुई हो तो माजरत, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि उनको किस तरह आप सजाएं देंगे। तो हमारे माशरे में जस्टिस सिस्टम जो है वो सिर्फ, अब मेरा ख्याल है सिर्फ अपने मतलब पे ही रह गया है कि जहां रात को 3 बजे भी अदालतें खोल के और फैसला होते हैं, लेकिन वहीं पर जो है हकीकत के जो केसेस होते हैं जिस पे सज़ा देनी चाहिए माशरे में सदाओं की वजह से, लेकिन वो फैसले जो है नहीं दिए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये दो आलमी लेवल पर भी यही मसला है। अफगानिस्तान की बात करेंगे ना? जी सर, बात हो रही थी मतलब जानवर को ज़िबा करने के, अपने अंदर के जानवर को, और आपने जिक्र किया इस्लामाबाद में जो जानवर घूम रहे हैं। एक तो रात को जब कभी इस्लामाबाद की सड़कों पे निकले तो वहाँ पे बहुत सारे पिग्स आपको नज़र आते हैं, जंगलों से वो जंगली पिग्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं। पता नहीं इस्लामाबाद और पिग्स का क्या ऐसा गहरा ताल्लुक़ है, मुझे समझ में आज तक नहीं है, लेकिन बहरहाल वहाँ जानवर हमें दिखाई देते हैं। और मतलब हद हो गई है कि जुल्म करते हैं ख़वातीन पे। और नूर मुक़द्दम एक ख़ातून हैं, उनको सिर्फ ना तशद्दुद किया गया बल्कि उनको ज़िबा करके सर तन से जुदा कर दिया गया। ये खालिद साहब, ये क्या रिपोर्ट है इस बारे में आपके पास? सर इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, और ये जो अंदोनाक सानेहा जो है, इसको बोलने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए बेशक, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से बच्चों को जवान करते हैं, शादी की उम्र के करीब आते हैं, फिर अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाए तो वो तो एक बच्चा तो चलो जन्नत में चला गया, जो पीछे जिंदा रह गए वो कैसे अपनी जिंदगियों को लॉजिक लेकर आएंगे कि क्या हुआ। तो यहां पर भी एक ऐसा वाकया है कि एक नौजवान के बारे में मुतजाद खबरें हैं कि ये थोड़ा सा सख्त मिजाज, बदमाशी टाइप, और लोगों को हरास वगैरह करना, और मतलब मिजाज, और मगर साथ साथ ये भी खबर है कि कुछ थोड़ी बहुत उसको दौरे भी पड़ते हैं दिमागी तौर पे। उसकी ये जो फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, एलीट का तबका है माशाल्लाह, सब पढ़े लिखे, हर आदमी घरों में जो है ना वो जिम्मेदारियां उठाई हुई लोग हैं। वो बच्ची ने उसको एक दिन बाद उन्होंने अमेरिका आना था, जो है मुल्जिम जो है, और उसको खुदा हाफिज करने के लिए वो जब आई है तो उसके बाद उसने अपने घर में ये खबर दी थी कि वो लाहौर जाएगी, एक इज्तिमा में ईद वहां करेगी, फिर वापस आ जाएगी। अब ऐन मुमकिन है कि इसने उसको जाने नहीं दिया। उसके ऊपर जो काम खराब हुआ है, कहते हैं कि उसने उसको गन पॉइंट पे अपनी फैमिली को खैरियत, क्योंकि कोई कॉल वॉल आई तो उसने जवाब दिया, और उसके बाद जब वो भागने की उसने कोशिश की है तो नौकरों ने नोट किया है कि ये खिड़की से छलांग लगाई, और जब नीचे गिरी तो एसी का कुछ हिस्सा उसको लगा, जो रास्ते में एसी था उसमें गिरने के वक्त में, फिर उसको ये उठा करके वापस ले गया। और इतने में उन्होंने पुलिस को कॉल की, लड़के की माँ को भी कॉल की, पहले माँ को की है। तो लड़के की जो वालदा हैं वो एक मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उसके वालिद जो हैं वो भी अच्छा। अलबत्ता इनका उस बड़े बिजनेस ग्रुप जाफरीज या जाफर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग फैमिली है। लोगों ने बड़ी गलत मुगालता हुआ, आज उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि ये फैमिली हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग इनका इशू है, और हमें अफसोस है नूर मुकद्दम के इंतकाल का। तो ये वाकया जो उस वक्त इसको जब ऊपर लेकर गया है, तो वहां इसके साथ इसकी जो लड़ाई है वो कुछ ज्यादा होने की वजह से नौकरों ने कॉल कर दी इनकी वालदा को। तो वालदा ने इनकी जो मेडिकल टीम है जो इसका इलाज करती है या इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखती है, वो लोग पुलिस से पहले पहुंचे हैं। तो इसने उनको भी गोली मारी है, लगी नहीं क्योंकि पिस्तौल जाम हो गया। फिर उसने एक चाकू वाला नकल जो है वो एक डॉक्टर के सीने में मारा है, जिसकी अभी सर्जरी होनी है। इतने में फिर नौकरों ने और बाकी लोगों ने ओवरकम करके इसको बांध के रस्सियों से तो पुलिस को दिया। पुलिस ने फोटो बना के लगाई है, ये पकड़ा हुआ है। ये आईसिस के अंदाज में
यहाँ पर गर्दनें काटी गई हैं जैसे वो काटते थे, और उधर सीरिया में कुर्बानी का दिन था। और बच्ची की जो, अब ये कहते हुए भी बहुत दुख होता है मुझे, इस जालिम ने उसका जो प्यारा चेहरा और सर है उसको इसने काट कर और उसको पाँव के साथ उसको वो छेड़ रहा था, बिल्कुल जैसे कि एक हॉरर फिल्म का सीन हो। ये कोई आम सीन नहीं है, ये बड़े अरसे तक लोगों के जहनों में तश्कील आएगी, क्योंकि सब माँ बाप डर गए और बच्चियां भी डर गए, लड़के भी डर गए कि हमारे अंदर हर तीसरा आदमी ऐसा ही मिजाज रखता है। सच्ची बात बताऊं, इस तबके में हर तीसरा आदमी, दूसरा आदमी ऐसा ही मिजाज रखता है। जो नहीं रखता तो वो बेचारा फिर उसका बस नहीं चलता। अच्छा, इसमें ये जो आपने मिजाज की बात की, ये जानवर जो अपने अंदर का जो जहनी मरीज आपने हमें बताया, ये हम पूरी कौम ही इस जहनी सूरत हाल से गुजर रही है। एक वो सहाफ़ी जो कि बोल टेलीविज़न, आप सबको मालूम है कि एक रियासत का टेलीविज़न है, एक सरकार का की पुष्पनाही पे चलने वाला, और बल्कि सरकार से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ISPR, बल्कि ISPR ही सरकार है, सरकार ही ISPR है, तो वो उन्हीं की उस पर चलने वाला चैनल, उस पर उसको एक मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी बना के एनालिस्ट बिठाया गया, असद खरल को। उस असद खरल ने पुलिस अफसरों पे तशद्दुद किया घर बुलाकर। आप उनकी खुदाई का आलम देखें कि वो इस ज़मीन पे इतने बड़े खुदा बन गए हैं कि वर्दी के पुष्पनाही के बलबूते पे उन्होंने पुलिस वालों को मारा, उन पे फायरिंग की, उन्हीं के असले से। आसिम, ये आप देख रहे हैं इस कौम की जहनी सोच की जो मैं अक्कासी है, और आपको बता रहे थे कि पस्ती कितनी है कि हमारी शलवार के पांचे ऊपर आ रहे हैं, जहन की सोच नीचे जा रही है। नैब ऑफिस में भी वो गए, नैब ऑफिस को उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया, और वहां पे नैब ऑफिसर को कहा, बताया कि जनाब तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं। और उसके बाद मतलब मेरा ख्याल है कि ये जो खुदाई है ना, ये जो लोग हम बांटते फिर रहे होते हैं, यही माशरे की असल जड़ है। इनको जड़ से खत्म होना चाहिए। तो यही इसी तरह का तो आदमी आप लोगों ने वजीर आजम बना दिया, उसकी अपनी नरगिसियत नहीं खत्म हो रही। और आपने वो क्लिप देखा होगा कि जब ऊपर से ही तालीम और तरबियत का ये हाल है कि प्रेसिडेंट साहब, शहरियार आफरीदी, सेनेटर जावेद, वो सब नमाज में कंफ्यूज हो गए बेचारे, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, मगर इतनी बड़े लेवल पे, तो इसका ये इशारा मैं दे रहा हूं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ हालात खराब हैं। मदीने की रियासत बनाते वक्त वो जो मैनुअल 101 है वो इन लोगों को पढ़ाया नहीं गया था कि नमाज कैसे पढ़ते हैं और ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं, उसमें इजाफी क्या तकबीरात होती हैं। वो बजाय करने के उन्होंने इजाफी लोग जो जमा किए हुए हैं लौटे, शायद ना करते तो उनकी तवज्जो इस तरफ होती। और खान साहब कहाँ थे? ये सवाल कल दीवार है ट्विटर पे, ये याजूज माजूज की दीवार है ट्विटर, इसको उस तरफ जो है बहुत शोर था कि खान साहब ने नमाज ईद कहाँ पढ़ी। वो कहते हैं कि मैं ना मैं पढ़ूंगा ना गलती होगी मुझसे, तो इसलिए फिर आप लोग क्लिप बनाते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि जी ये हमारे जो हैं सूरत हाल है और गलती पे गलती हुई जा रही है। सर आसिम साहब, ये क्या मुल्क बना रहे हैं आप? बतंगड़ बन गए। हम लोग जब भी बैठते हैं अपने प्रोग्राम में तजिया देने के लिए, तो पाकिस्तान में अगर हम मुल्की सतह पर देखें तो भी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं। फिर हम शाह महमूद कुरैशी को देखें, उनकी एक वीडियो मैंने जब लगाई, जिनको शेम, जिसके बाद कनाडा का एक सहाफ़ी उसको शेम ऑन यू कह रहा था, तो लोगों ने उल्टा मुझे ही बदनाम मतलब कहना शुरू कर दिया कि तुम ऐसी तस्वीरें लगाकर, ऐसी वीडियो लगाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। मेरे साथ भी हुआ, वो मैंने गाय वाली वीडियो लगाई तो उस पर मुझे मैसेज ये आया कि हाँ ये गलत बात है, लेकिन लानती इंसान तुमको ये सिर्फ पाकिस्तान में बुराई ही नज़र आती है। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ कि ठीक है भैया, मुझे किसी और जगह की बुराई दिखा दो, मैं तो वही दिखाऊंगा ना जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। आप ये काम ना करो, उस काम करने वाले को कुछ नहीं कहेंगे, वो जायज़ है, लेकिन मैं अच्छा, दिखा रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। मेरी सारी खबरें जो होती हैं, सारी तकरीबन जो है वो पाकिस्तान से ही रिलेटेड होती हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ियों से ही मतलब सहाफ़ियों की खबरें होती हैं जो कि वहाँ किसी अखबार में, किसी टीवी पे, किसी सोशल मीडिया पे चल चुकी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए गुजारिश ये करता हूँ कि जनाब कम से कम आप खबर को ये तो बता दें कि सही है या गलत है। तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उस तनकीद में शामिल ये भी करेंगे कि जी आप गद्दार वतन हैं, आप जो है मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान को, जी यहाँ पे कोई पाकिस्तान को काउंटर नहीं कर रहा है। यस, हम खबरों पे तनकीद करते हैं, हम वाकयात पे तनकीद करते हैं, हम जब जस्टिस नहीं मिलता है तकरीर करते हैं, हम जब आप किसी ऐसे शहर में
तजावुज़ात के नाम पे बाकायदा तौर पे दहशतगर्दी, मैं तो उसको यही कहूँगा कि कराची को के नाम पे जब आपने बड़े-बड़े स्विमिंग पूल और एक्सरसाइज और बच्चों के जो एंटरटेनमेंट के लिए जगहें बनाई थी, आपने सिर्फ उसको तोड़ के और वैसे ही छोड़ दिया। अब वहाँ पे हीरोइन चाहिए, अब वहाँ पर जो तजावुज़ात जो गरीब झोपड़ी लगा के वहाँ पे रहने लगे, उनको कैसे खत्म करोगे? वहाँ बात पे ये है, देखिए बात ये है कि हम हैं मीडिया में, हमारा काम है दिखाना। अच्छा, मैं तस्वीर दिखाऊंगा वही जो कि लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जहाँ पे इस्लाह की ज़रूरत है खान साहब। लेकिन बिल्कुल मैं अगर ये कहूँ कि कभी आप मुझ पर तनकीद कीजिए कि मैंने ये दिखाया हो कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई इंडियन इस वक्त सीईओ है, या गूगल का कोई, फेसबुक में कोई इंडियन सीईओ है, या जो बाइडन की इंतज़ामिया में कितने हाई लेवल पे भारतीय जो हैं लोग पहुंच चुके हैं, या ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार कोविड-19 से कितनी इफ़ेक्टिवली जूझ रही है, या मैं ये कहूँ कि जी उनकी जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी का गोल है, या एक स्पेस प्रोग्राम है, या उनका जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है वो कितना अच्छा है। अगर मैं ये दिखाऊं तो आप मुझे कहें कि जी मैं बहुत ज़्यादा भारत नवाज़ हूँ, बहुत ज़्यादा इंडियन नवाज़ हूँ। मुझे तो जो दिखता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मुझे तो दिखता है कि हमारी कौमी सियासत में मीरा दाखिल हो रही हैं। मुझे तो ये दिखता है कि हमारे जनरल बिलाल अकबर सऊदी अरब में खड़े होकर गुलाबी अंग्रेज़ी जो बोल रहे हैं वो हमारी कौम के मसीहा हैं जो कि सी पैक चला रहे हैं। मुझे तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। मुझे तो आपके अमीन नवाज़ गंडापुर दिखते हैं। तो जब मुझे वो दिखेंगे तो मैं वो दिखाऊंगा आपको। अगर चीखें निकल रही हैं तो उसको रोकें, उसका इंतज़ाम करें, उनको वोट ना दें, उन लोगों को निकाल बाहर करें, उनके पापा जॉन्स का एहतिसाब करें। आपने कहा था मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा, कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? मुझे बताइए कि ये जो फ्रेंचाइज है ये कहाँ से, किसके पैसों से बनी है? मुझे इसका जवाब चाहिए। अनीस साहब, मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ, फारूक साहब से भी करना चाहता हूँ। सऊदी अरब के सफ़ीर जो हैं, क्या वो छुट्टी लेकर हज पे गए थे? क्या उन्हें पाकिस्तान के जो लोग थे हज पे जो गए हुए थे, क्या उनको नहीं देखना चाहिए था? वो खुद हज करने पहुंच गए और इंटरव्यू भी दे रहे हैं। और मतलब आपको किस लिए रखा है? तो ये तो मैं तो हराम का ही हज हुआ ना, कि आप ऑन जॉब भी हैं, आप पाकिस्तान के जो हाजी हैं उनको आप इंटरटेन बोल रहा हूँ, उनको एकोमोडेट करने के बजाय आप जो है खुद हज करने पहुंच गए जी। यार ये कौन सा तरीका है? मतलब आपको बना के भेजा है। हमारे फितरत में यही है कि सऊदी अरब में जब भी किसी को भेजा गया है उसने हज करने के लिए तो नहीं भेजा ना आपको। या तो फिर आप बाकायदा छुट्टी लें, आप गवर्नमेंट को कहें कि जनाब मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, मैंने इस दफ़ा हज परफॉर्म करना है, मेरी जगह जो है वो वहाँ पे दूसरे लोग काम करेंगे। ये है मतलब हर कोई जाके यहाँ से पाकिस्तान से पूरे लोग जाके आखिरी 10 दिन जो है। यानी कि आप ये कैपिटल टीवी वाशिंगटन से आसिम सिद्दीकी सीनियर सहाफ़ी ये सवाल उठा रहे हैं दफ्तर ख़ारजा के लिए कि हमें ये दिखाया जाए कि इन्होंने नो ऑब्जेक्शन NOC गवर्नमेंट की ली कि नहीं ली, अपनी जॉब से छुट्टी ली कि नहीं ली, और ये जो हज किया इन्होंने अपने ज़ाती पैसों से किया है, और इन्होंने उस वक्त का जिसमें उनको वहाँ जॉब करनी थी, जिस जॉब के लिए, जिस नौकरी के लिए उनको वहाँ रखा गया था, वो उससे छुट्टी लेकर तनख्वाह कटवा कर या अपनी पेड लीव लेकर ये किया है। इसके सबूत कौम को फराहम किए जाएँ, वरना ना ये इनका हज, ना ये इनका उम्रा, ना ये इनका एहराम, ना ये इनकी जो है गुफ्तगू हमें चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे टैक्स पेयर की, पाकिस्तान कर्ज़ों में जकड़े हुए मुल्क के टैक्स पेयर से ये हज और उम्रे हो रहे हैं। क्या ये पापा जॉन्स की इमेज बिल्डिंग की जा रही है? क्या ये अपने आप को नेक, साले, ईमानदार, अमानतदार, दयानतदार, सादिक और अमीन दिखाया जा रहा है? इसका जवाब हम आपसे मांग रहे हैं वाशिंगटन से, कैपिटल टीवी प्राइम टाइम शो से आज दफ्तर ख़ारजा को ये क्लिप भेज के, और आपसे पूरी कौम ये सवाल मांग रही है। जी खान साहब, जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि ये हराम वो हुआ, हज हुआ, ये हलाल नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही। ये सरकारी मुलाजिम की जो हुदूद हैं, जुरिस्डिक्शन है। अब अगर खुदा न खास्ता, आपको पता ही है कि हालात इस वक्त दुनिया में कैसे जा रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की हवा हर तरफ है और एक अजीब बेचैनी का मामला भी है। तो ये उनको इस तरह का या तो इंटरव्यू नहीं देते, खामोशी से करके आ जाते जैसे गोशा नशीनी है, मगर फिर भी जिम्मेदारी का तयन होने की वजह से वो सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनको इस बारे में थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि वो कोई ऐसा बयान देंगे, मगर सवाल उठाना है, सवाल उठता है और सवाल उठेगा तो फिर ज़मीर भी उठेगा और लोग
कोई ना कोई तो जागेगा इंशाल्लाह। फारूक साहब एक बात और करता चलूं, एक जर्नलिस्ट थी आसमा जहांगीर, उनके ऊपर इल्जाम लगा था, इल्जाम नहीं था, सही था, लेकिन उन्होंने हज के से सारे पैसे गवर्नमेंट में जमा करा दिए, वो सिर्फ इसी वजह से कि शायद उनको ये रहा वो ख्याल के वाकई ये मैंने गलत किया, और उसके बाद उन्होंने वो तमाम पैसे जो है वो, लेकिन उनको आज तक लोग जो है वो किस तरीके से याद करते हैं। तो मैं क्यों ना सवाल उठाऊं बिलाल अकबर पर। और बिल्कुल उनको आप देखें, फिर उनको इसी ईमानदारी की वजह से उनका अचानक इंतकाल होना भी मशकूक हो गया, और लोगों ने इसमें सोचा कि ये जो अगला केस लगने लगा था किसी बड़े का, तो उसमें ऐसा ना हो कि ये इसमें इन्वॉल्व हो। सॉरी, मैं आसमा शिराजी की बात कर रहा था कि आसमा शिराजी ने जो हज किया था, नॉट आसमा जहांगीर। आसमा शिराजी भी एक सीनियर वो है, उन्होंने सरकारी बताया था कि वो गए और फिर उन्होंने पेमेंट उसकी पूरी कर दी। बिल्कुल ये तरीका है। हाँ, मगर चलो वो फौजी रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है ना। बिलाल अकबर से सवाल करें, तुमने हज के तमाम अखराजात जो हैं वो किसने दिए, तुम्हारी अपनी जेब से था या गवर्नमेंट की सतह पर किया है? बिल्कुल दीजिए सवाल का जवाब। वाशिंगटन एम्बेसी के थ्रू ये सवाल भेज देते हैं और दफ्तर ख़ारजा को, और देखते हैं कि इसका जवाब आता है कि नहीं आता, और नहीं आएगा तो फिर हम इस पर बात भी करेंगे और आप तक दफ्तर ख़ारजा इर्रेलेवेंट हो गया है फारूकी साहब। जब खान साहब ने उसके मामलात में वो दखल अंदाजी की कि जो तारीख में किसी ने नहीं की थी, तो उसके बाद उसकी रेलेवेंसी बिल्कुल मिनिमाइज होगी। और आप लोगों को तो बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप तो कितने अरसे से डिप्लोमेटिक कोर के लिए, और मैं तो हूँ ही डिप्लोमेटिक कोर से, यानी डिपेंडेंट से हम लोग, तो इन्हें ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, एक अजीब किस्म का ये मुअम्मा है कि फॉरेन ऑफिस को जिन चीजों में बोलना चाहिए वहां पर खान साहब बोल रहे हैं, और खान साहब वहां पर इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। जी, वो एक तरह से माशियात भी पढ़ा लेते हैं कभी कभी, उनको शुरू हो जाते हैं वो। कुछ तो भरोसा नहीं है कि वो आइंदा माश की दाल भी पकाना शुरू कर दें। बात हो रही थी कि जनरल बिलाल अकबर की कि ये हम अपने अपने दायरों से बाहर निकल के जो काम करते हैं, ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर नईम साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कश्मीर इलेक्शन के दौरान ये नाम बड़ा आया सामने कि इन्होंने कोशिश की थी इंजीनियर्ड इलेक्शंस को मतलब करने की, मैनूवर करने की, और उस पर उनको सज़ा हो गई या उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस बारे में क्या रिपोर्ट है आप लोगों के पास? जी, मेरे पास इसके बारे में रिपोर्ट ये है कि उनको ये जो सेंटोरस मॉल वाले वो जो हैं पार्टी, उन्होंने 1 अरब रुपया किसी को डोनेट किया है हुकूमत में, ताकि उनको वजारत उज़्मा कश्मीर बना दिया जाए। अब उसका कुछ हिस्सा कुछ करोड़ उन्होंने लेकर, तो बाकियों को वो ले रहे थे, मगर अब इसका एक असर जमात इस्लामी पर जरूर पड़ा है। अच्छा, वो जो पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, मैं ये नहीं कहता कि जमात इस्लामी वाले मोहतरम लीडर्स हैं, मगर वहाँ एक एनॉमली डेवलप हुई है कि तुराबी साहब जो उनके बहुत ही काबिल और शुरू से बचपन से जमीयत के ज़माने से और वो नज़रियात के भी मतलब ऊपर का जो तबका होता है, रूहानियात वाले लोग हैं, अचानक उन्होंने अपने आप को इलेक्शन प्रोसेस से निकाल दिया, और उस प्रोसेस के निकलने के बाद वो शख्स जिसके हक में एक हाजिर सर्विस फौजी वो कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे, उनका तरफ उनके जो वो हैं सेंटोरस वाले, उन्होंने कहा कि हमें उनकी ब्लेसिंग भी हासिल है। और तकरीर में कि ब्लेसिंग उन्होंने की, वो कोड वर्ड यूज हुआ कि ये सर कोई एजेंडा है, और इस एजेंडे के ऊपर इसके स्टेप्स गिने जा चुके हैं, और बाकी सब कवर स्टोरी है। वो सारी ऐसे कहानी है कि भाई यहाँ ये हुआ। मगर मैं ये समझ रहा हूं कि कल मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद देखें क्या हालात बनते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों के अंदर मैंने बंगालियों वाली एक इज्तिमाइयत सोच देखी है पॉलिटिक्स में, ये पहली दफा देखी मैंने। जी आसिम भाई। हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब हमारे आखिरी जो मीटिंग क्या कहें कि जो साउंड बाइट्स थी कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की, उसने कहा था मैं ये आखिरी प्राइम मिनिस्टर होऊंगा कश्मीर का। उसके बाद ये कश्मीर का इलेक्शन आया, और अभी
जो यहाँ पर कुछ इस तरह के जैसे लोगों का था कि ऐसी गवर्नमेंट लेके आएगी है कि जब 5वां सूबा ऐलान हो कि जी कश्मीर को 5वां सूबा बनाया जा रहा है, या उसमें से जो भी उसकी जो सिचुएशन है उसको चेंज किया जा रहा है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस बहुत कम आए। और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं आती है वहाँ पे, जो कि मुझे लगता है कि आनी चाहिए, जो उनका कैंपेनिंग है वो जिस तरीके से, तो इसका मतलब है कि आप शायद उस चीज़ में शायद कामयाब हो जाएं और आने वाले दिनों में या इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होने से पहले जो है वो कश्मीर शायद 5वां सूबा बन जाए, या कुछ और तब्दीली लेकर आए। क्योंकि मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो एक जैसे कहते हैं रवैया रहा पाकिस्तान का। हमने देखा सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो रवैया जो हुकूमती सतह पर था वो इतना नजर नहीं आया जितना होना चाहिए। जी, और इसमें एक चीज ये भी ऐड हमें करनी पड़ेगी कि आइंदा आने वाले दिनों में जो सूरत हाल चाइना के हवाले से बनेगी, क्योंकि वो अफगानिस्तान के ऊपर उसकी बड़ी दिलचस्पी है उसकी अफगानिस्तान के अंदर, और उसी तरह ये कश्मीर के अंदर भी उसकी बहुत बड़ी दिलचस्पी का एक पहलू है जो बज़ाहिर तो मीडिया उसको कवर नहीं करता, मगर हम ये समझते हैं कि अगर कोई इन्फेंट्री डिविजन्स मूव करते हैं तो ये जगह भी एक हॉट बॉर्डर बन जाएगा। पहले ही हॉट है मगर वो और फ्लैश पॉइंट बनेगा, जिसकी वजह से यूएन या अमेरिकन फिर इस जगह पर आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे न्यूक्लियर स्टेट है, तो ये ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर चला के पूरे प्लेनेट को ही सूरज में जाके गिरा दें। तो ऐसा कुछ क्विकली मैं छोटी छोटी 2 न्यूज़ हैं, इस पे आप लोगों की राय लेना चाहूँगा। एक तो ये कि जो कोरोना के हवाले से मॉडर्ना की एक शिपमेंट आ रही है पाकिस्तान, अच्छी बात है, और जहाँ अच्छी बात है वहाँ पे हमें उसका जिक्र भी करना चाहिए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक शुरू हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की टीम जा रही है और वहाँ पे अपना नुमाइंदगी करेगी। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंग्लैंड में भी T20 में आप देख रहे हैं कि कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, बस मुकाबला हो रहा है और आखिरी ओवरों में फ़ैसले हो रहे हैं। तो आवाम को थोड़ी बहुत खुशखबरियाँ भी कभी कभी डिलीवर करनी चाहिए। और अनीस साहब, ओलंपिक के हवाले से 10 रुकनी इस दफ़ा सिर्फ 10 लोग पाकिस्तान में, और जो जहाँ तक मुझे पता है कि ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एक लड़की है बैडमिंटन की प्लेयर भी है, वो भी इसमें जा रही है, और मेरे ख्याल है 2 या 3 लोग दूसरे भी हैं, और भी मतलब टोटल 10 लोग हैं। और काफ़ी रुकावटों के बाद ये ओलंपिक हो रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान में कोई कामयाबी अगर लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। काश लौट पीछे की तरफ एक गर्दिश अय्याम कुछ और, काश हम देखते ओलंपिक्स के फ़ाइनल हो रहा है, इस्लाउद्दीन कप्तान हैं, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारत के साथ फ़ाइनल मैच है, कांटेदार मुकाबला है, दोनों नेशंस जो है ना वो एज पर हैं और नफल पढ़ रहे हैं लोग, नफल पढ़ रहे हैं। पहले दूसरे और तीसरे पोडियम पे परचमों को लहराने की एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। वो दौर गुजर चुका है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। अनीता, भावलपुर में समीउल्लाह साहब का मुजस्मा लगाया गया और उस मुजस्मे के साथ जो हुआ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बदतरीन वाक़या है ये। मतलब मुझे देख के मैं उसको शेयर भी नहीं कर सकता, ना मैं पब्लिक को दिखा सकता हूँ कि वो एक तो सबसे पहले उसकी हॉकी और वो बॉल चोरी कर ली गई, उसके बाद उस मुजस्मे पे खड़े होके अजीब अजीब किस्म की तस्वीरें भी खिंचवाई गई जो कि सोशल मीडिया पे भी डाली गई। तो उसके बाद उन्होंने अब हॉकी भी लगा दी है, बॉल भी लगा दिया और उसको एक जंगले में बंद कर दिया है कि अब कोई ये गजब ना करे। तो जिस मुल्क के हीरोज के साथ ये हाल होगा, मुझे बताएं कि फिर हम कहाँ खड़े हैं। हम जनाब एक ऐसे जू में खड़े हुए हैं कि जिसके बाहर जानवर हैं और अंदर इंसानों के जो है वो जंगले में इंसानों को बंद कर दिया गया है। और आज समीउल्लाह एक कौमी हीरो, नेशनल हीरो, हॉकी का चैम्पियन, उसको जंगले में बंद करना इस बात की अलामत है कि हम फेल हो गए हैं एज ए कौम। हम फेल हो चुके हैं अपने आप को महफूज समझने में। हमारे इदारे जो बज़ाहिर कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं हम आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं, वो हमारी एक हॉकी की बॉल नहीं बचा सकते, वो हमारी एक हॉकी के चैम्पियन की इज़्ज़त को नहीं बचा सके, उसके साथ बलात्कार को नहीं बचा सके। मुझे शर्म आती है जब ये कहते हैं कि हमें अरबों डॉलर रुपए का बजट चाहिए होता है, हम एक एटमी रियासत हैं, हम नंबर 1 हैं, हम सो रहे, आप सो रहे होते हैं, हम जाग रहे होते हैं, हम शुक्रिया पाकिस्तान के गाने बना रहे होते हैं,
लानत भेजता हूँ मैं इन सब चीज़ों पे, जब तक कि मेरे कौमी हीरो की तजलील होती रहेगी और मेरी बेटियों को, मेरी बच्चियों को इस्लामाबाद में कत्ल किया जाता रहेगा। और उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया 5th जनरेशन वॉरफेयर के बलबूते पर ही समझेंगे कि ये मुल्क के जो लोग हैं ये 20 करोड़ गधे हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, इनको कुछ पता नहीं है हम जो कर रहे हैं हम ही सही हैं। अभी कश्मीर के इलेक्शन में जी, इलेक्शन के बैलेट बॉक्स जो है वो फ़ौज की निगरानी में आर्मी के सिपाही लेके जाएंगे। यही तो वो चीज़ है कि हम चाहते हैं कि ना हो, और आप वही काम कर रहे हैं खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ऐसे ही है। एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े वाकयात खवातीन के हवाले से हुए। एक ये नूर मुकद्दम बच्ची जो है मरहूम, और एक साइमा और एक कुरतुल ऐन के नाम से ये 3 बड़े केसेस आए। और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि पुलिस ने, मैं एक नुक्ता बयान कर रहा हूं कि पुलिस ने अभी से ही एक डाइवर्जनरी टेक्निक ये ले ली है कि आपके सामने कत्ल हुआ है, कातिल कह रहा है कि मैंने मारा है और यहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, मगर ये कह रहे हैं जी हम लंदन से इसके वो केस मंगवा रहे हैं, लंदन से इसका। भाई उस लंदन के केस का तुम पाकिस्तान में क्या फैसला करोगे? नहीं, वो इंतजार में होते हैं सर, वो इंतजार में होते हैं कि जब ये कातिल इतने कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ कह रहा है कि ये कत्ल मैंने किया है, तो वो सोच रहे होते हैं यार इसका अभी किसी का फ़ोन भी आने वाला होगा हमें, तो उस फ़ोन का पहले इंतज़ार कर लेते हैं। बाद में छोड़ने से, बेइज्जती से बचने के लिए बेहतर है कि अभी से फ़ोन पे हम जो है ना कुछ ज़रा हल्का हाथ रखते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में एक औरतों का एक नेटवर्क है, वो बड़े से बड़ा काम करवा लेती हैं। मैं अभी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें पुलिस साहब कह रहे थे कि जनाब अब हमारे पास कोई ऐनी शाहिद नहीं है। यार, और ऐनी शाहिद कौन होता है जरा ये भी बता दो कि उसने बंदे ने देखा कि इसने कत्ल किया हुआ है, चाकू उसके हाथ में है, उसी चाकू से जो है उसने दूसरे बंदे को मारा भी है और गवाह हैं सारे। तो ये कौम और ये पुलिस जो मुझे बस सुनने को हो रहा है, ये जुडिशरी, ये सब इस कौम के वो बदतरीन चेहरे हैं जो हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां सिर्फ तबाही है। यहाँ सिर्फ अपना फ़ोन तो बचा नहीं सकते हैं जो हैक हो जाता है, और आप ये कौम की सरहदों को बचाएंगे। आप मुझे बताएं कि जनरल बाजवा का फ़ोन हैक हो रहा है, इमरान खान का फ़ोन हैक हो रहा है, ज़हीरुल इस्लाम की जो है वो कॉलें जो है वो ट्रेस हो रही हैं। क्या हमारे न्यूक्लियर कोड्स महफूज हैं? ये एक सवाल है, ये मैं हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। हमारे आईटी स्पेशलिस्ट कहा गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन हैक हो रहा है, तो आखिर वो जो एक एजेंसी है जो कि ये सारी चीज़ें देखती है। लेकिन बात वही है ना कि जो हमारे FIA में साइबर के लोग हैं वो खुद कितने क्वालिफाइड हैं जी। वो क्वालिफाइड हो भी तो उनका जिस जगह से ये सारा काम हो रहा है वो इतना को पावरफुल है कि इसको आम आदमी की तो समझ में ही नहीं आ सकता। वो एक ऐसी कंपनी है, वो डिजाइन करती है सॉफ्टवेयर, उनका है जरूर मगर वो डिजाइन करते हैं डेटा जमा करके बाकी कंपनियों से। और आप देखें इसको दुबई से ऑपरेट किया जाता था, और दुबई की गवर्नमेंट 900 बंदों की लिस्ट है पाकिस्तानियों की, जिसमें औरतें, नौजवान, लीडर, एलीट, जजेस, पता नहीं कौन कौन है, बहुत से ऐसे भी जिनको कोई जानता ही नहीं है, मगर उनको मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि तो ये वहां दुबई से करवा रहे हैं। इंटरेस्टिंग तरीन बात यह है आसिम भाई जी, तब अगर ट्रंप से उसका फोन ले लिया जाता है और फिर उसको बाकायदा उसको पर वॉच रखा जाता है, तो यहाँ पर भी इसी तरह का होना चाहिए ना कि प्राइम मिनिस्टर आप हो, लेकिन आपके फोन, आपकी हर चीज जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज का फर्ज बनता है कि वो वॉच रखें कि आपके फोन में कोई बग तो नहीं है, आप जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है। ये तो एजेंसीज का काम है ना, इसमें प्राइम मिनिस्टर का तो कोई काम नहीं है, इसमें बाजवा तो नहीं कर सकता। जब बाजवा का फोन, तो इसका मतलब है कि आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई ना, फेल हो गई। और इसमें एक खास नुक्ता यह था कि जब दुबई वाले आपके टेलीकॉम सेक्टर को ऑन करते हैं, बाजार तो 28% करते हैं सर, स्टेक क्या, सर्वर सारे उनके हैं, टेक्नोलॉजी उनकी लगी हुई है, डाटा तो वो लेके जा रहे हैं। तो इसमें यहां पर ये एक अकल की भी बात इनको सोचनी चाहिए थी कि लास्ट 2 साल पहले जब एक बच्चों को मार पिटाई के हवाले से एक मूवमेंट चली थी बच्चों के हुकूक के हवाले से, तो उस वक्त एक ईमेल जो नशर हुई वो थी गवर्नमेंट के एक इदारे के जिसका ताल्लुक टेररिज्म फाइट करने से है।
वो जीमेल की ईमेल थी सरकारी जी। ओह माय। और मैंने उनसे कहा कि सर ये क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा सर वो सर्वर ही नहीं दे रहे, हमें 2 साल हो गए, हम वेट कर रहे हैं, अभी तक सर्वर हमें अलॉट हुआ तो उसके ऊपर हम अपना डोमेन चला लेते, वो तो अभी तक वो सरकार देगी ना। उसने हंस के कहा। तो ये जो अब जब बजट जिधर जा रहा है, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है, अगर इस डिस्कशन में हम चले गए तो फिर वो वही हो जाएगा कि हमारे दुश्मन हो जाएंगे वो, क्योंकि वो समझते हैं कि खुदा ना खास्ता हम रियासत से टकरा रहे हैं। नहीं, ये जो गवर्नेंस मॉडल्स होते हैं, ये इसको बनाया ही इसीलिए जाता है कि इसकी इस्लाह होती रहे, और अगर ये नहीं होगी तो फिर वो मिजाज आ जाएगा जिस तरह हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने, जिन्होंने बादशाहत के अंदर काम किया, ब्रिटेन ने उनको अमेरिका भेज दिया कि भाई तुम यहाँ के जमहूरियत के लोगों को तंग करोगे, तुम्हें आदत नहीं है वो सर्विस की, तो तुम जाओ अमेरिका, वहां रेड इंडियन से लड़ो। तो ये इधर भी देखे ना, जो राहील शरीफ को कहाँ भेज दिया, बाजवा साहब को कहाँ भेजेंगे ये लोग, वही पैटर्न चल रहा है। जनरल फैज़ हमीद साहब आजकल चाइना के दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि जी वो ख़ित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पे अपना तबादला ख्याल करने गए हैं, जबकि अंदरूनी ज़राए कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे जो चाइनीज़ के साथ वाक़यात हुए हैं उस पर वो अपनी छितरौल करवाने गए हैं। अब उनको वहाँ पे लाइन हाजिर करके खड़ा करके ज़रा डांटा जाएगा, पूछा जाएगा ये आप लोग कर क्या रहे हो, हमसे अरबों रुपए लेके आपने गारंटी दी थी, ज़मानतकार बने थे आप, ज़मानत आपने दी थी कि जी बड़ा महफूज है पाकिस्तान मुल्क और इन्वेस्टमेंट के लिए, और कहाँ हैं आज हमारे लोग मर रहे हैं। तो एक तो ये मसला, मैं थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ सरहदों से पाकिस्तान की, और अब मैं आऊँगा दिल्ली और लंदन की तरफ। लेकिन लंदन में एक छोटा सा वाक़या हुआ, रेस्टोरेंट में एक फ़ैमिली खाना खाने जाती है, आबिद शेर अली साहब की, और वहाँ पे एक तुर्की रेस्टोरेंट, एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हमने अपने पाकिस्तानी सकाफ़त कल्चर का जो अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा किया है दोनों जानिब से, उस पर भी बात कर लेते हैं कि हम किसी और से शिकवा करते हैं कि जी ये हमारी बुराई करता है, ये हमारा गद्दार है, ये तनकीद ही करता है, इसको सिर्फ बुराई नज़र आती है। आपने कौन सी मिसाल अच्छी छोड़ी है मेरे लिए, कौन सा रोल मॉडल बने हो मेरे लिए, मुझे बताइए। आबिद शेर अली की फैमिली के साथ आप 10 टेबलें छोड़ के उठ के आके अपना वहाँ पे यूथियाना जो आपका अंदाज़े खिताबत है वो दिखाते हैं, गालियाँ गलोच करते हैं ख़वातीन के सामने। ये हम अपनी कल्चर और सकाफ़त आज लेके समेट के चल रहे हैं इस दुनिया में। खान साहब और आसिम साहब, आबिद शेर अली वाले वाक़े पे आप दोनों का क्या कहना है? सर मेरा तो ये कहना है कि इसकी बारीकी में अगर हम जाएंगे तो इंग्लिश का लफ्ज़ है टिट फॉर टैट, और उर्दू में कहते हैं पत्थर का जवाब ईंट से। ये एक बिल्कुल लॉजिकल सी है। अगर इसके बड़े ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाएंगे तो ये जो पाइड पाइपर वाला मिजाज हमारे नौजवानों के साथ हुआ है इस पिछले 20 साल के अंदर, तो उसका यही नतीजा निकलना था कि उन्होंने देखा कि ये वल्नरेबल है, इसकी अभी बीवी इंतकाल किया है, उससे पहले उसका मामू इंतकाल किया है, और वो अपनी फैमिली कोई उसी को लेकर आए हैं ताकि इसकी कोई दिलजोई हो जाए, और बुकिंग किया हुआ है। मगर वो अपना वो टिकटॉक बनाने के चक्कर में, लाइक्स बनाने के लिए वो आकर के उन्होंने एम्बुश किया। वो जो जब वो समझाते हैं ना कि उनकी वाइफ भी आई है शाहिद साहब की, और फिर ये शाहिद साहब आए और फिर इनका बेटा वहां से वो फिल्मिंग करते रहे, तो ये एक एम्बुश था इनको। और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे भी हैं, और उसके अंदर हिजाब वाली खवातीन भी हैं, और होटल वाले समझा रहे हैं उनको कि भाई आप लोग क्या किस चक्कर में लड़ रहे हो इन्होंने। मगर वो क्या आग वहां से लगी कि तुम लोगों ने चोरी करके पैसा ला कर तो यहाँ पार्टियां कर रहे हो, तो उस पर फिर वो टिट फॉर टैट है। मगर अब दर्स देने वाला इखलाकियात का कमजोर समझा जाता है पाकिस्तान में। अब अगर वो आगे से रिटेलिएट नहीं करता तो ये पता है फिर 10 और आ जाएंगे उसके ऊपर। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा फारूक साहब आपसे थोड़ा सा डिफरेंट वो तज्जिया करूंगा अपना, कि इसमें जो बदनसीबी है ना वो ये है कि पीटीआई इसको सेलिब्रेट कर रही है कि देखा कैसा बेइज्जत किया, और मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है देखा कैसा जवाब दिया। अगर हम हकीकत पे बात करें, मैं अपने ज़ाती तौर पर ज़ाती तज्जिया अगर इस पर करूं तो मैं यही कहूँगा कि ये पीटीआई की एक जो उसने एक बदतमीजी का, गाली गलौज का सिस्टम लॉन्च किया था, ये उसकी एक कामयाबी है कि वो सिस्टम ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि तुम जो है किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, गाली गलौज करो, और तीसरे मुल्क का लोग कहें कि यार ये कैसे कमीने पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर ये आके लड़ते हैं। देखिए सर, सिंपल सी बात है आसिम साहब आपकी बात, कि पाकिस्तानी कौम को जिस कंटेनर पे इमरान खान ने चढ़ाया था
वो उससे आज तक उतरी नहीं है। और अब हमने दुनिया के हर खित्ते को डी चौक समझ लिया है, अपने बाप की जागीर समझ लिया है कि वहाँ पे जो है हम किसी को भी गिरबान पकड़ के गाली गलौज कर सकते हैं और अपने अपने हक़ के लिए बात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के मामे लगते हैं कि ये ख़जाने की बात करेंगे कि चोरी का माल वापस लुटाओ। फ़ॉरेन फंडिंग की अगर तुमसे बात की जाए तो बगले छुपा के फिरते हो, कहते हो कि जी मॉडल टाउन के कत्ल की बात करो तो फ़लाने की बात करो। तुम इस तरह की बातें आलमी प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के दीगर ममालिक पे सिर्फ़ और सिर्फ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, पीटीआई को, मुस्लिम लीग को, किसी और जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो। तो मेरे भाइयों, वो जो पाकिस्तान के सब पासपोर्ट को आपके लीडर ने इज़्ज़त देने की बात की थी, उसको और बेइज्जत और बेतौकीर मत करो। ये आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें भी सड़कों पे चलना होता है। हर कोई हमें अगर इसी नज़रों से देखने और गुफ्तगू करने लग जाएगा तो ना आप जी सकोगे ना हम जी सकेंगे। हम तो खैर सिंपल सा कानून को यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व करेंगे और आप लोग जो अंदर होगे, आपका रिकॉर्ड ख़राब होगा, कन्विक्शन आएगी और डिपोर्टेशन होगी आप लोगों की। ये तो मतलब हम सहाफ़ियों के साथ तो हमें प्रोटेक्शन है, हम आपकी जो है ना ठीक ठाक चित्रौल भी करवा सकते हैं यहाँ से रवाना करके PIA के अगली फ़्लाइट से। लेकिन आम लोगों के साथ बाखुदा जो है ये नहीं होना चाहिए और इस बात को अब सिलसिले को रुक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये वो जो सारी तरबियत का और हमारे शुरू के जो इख्तलाफात थे इमरान खान साहब के साथ, वो यही थे अनीस भाई, आसिम भाई, के कौम को तमीज़ की ज़रूरत है, तालीम ये खुद हासिल कर लेंगे जी। ये एक हमारा शुरू में 90s में ये बात होती थी, मगर बाद में वो फिर उनका मोटिव चेंज हो गया। चले वापस आते हैं दिल्ली की तरफ और बात करते हैं बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी पे पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है कि तनकीदकारों की निगरानी की जाती है। इसका क्या मकसद है और ये इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा? जी आसिम साहब। मैं इस पे क्या तजिया दूं? मतलब सिंपल सी बात है भाई कि जब हम अपनी चीज़ों की इस्लाह नहीं कर सकते, हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते, हम अपनी ज़राए इब्लाग, अपनी मीडिया गैगिंग, इन सब पे जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम दूसरों में कोई ना कोई खामी ढूंढने की, मैं इस पॉइंट का मकसद सिर्फ लाने का ये था कि हम दूसरों में अपनी खामियां तलाश करने की कोशिश करते हैं। देखो वो भी तो ख़राब है, उस पड़ोसी के देखा कि उसके यहाँ क्या हो रहा है। यार भाड़ में गए सारी दुनिया। मैं कहता हूँ आप अपने मुल्क को तो सही कर लो, जिसका आपको ठेका मिला है, जिसका आपने इलेक्शन चुराया है, जिसमें आपको वज़ीर आज़म इंस्टॉल करके बिठाया गया है, गोदी में ला के लाडले की तरह आपको बिठाया गया है, उसको सही करो। आप जाके बात करते हो मोदी की। हमारे यहाँ यह है कि इस सवाल का जवाब देने वाला जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है उनको आपने दरबदर कर दिया है। जो पाकिस्तान का टॉप मीडिया जो पिछले कई सालों से जो है वो, कई सालों से नहीं 20 सालों से जो है वो बैठा कुछ कर रहा था, कुछ तो कर रहा था। आपने अपनी नफरत में और अपनी अना की खातिर उन सबको यूट्यूबर बना दिया है। क्या होता है कि जब इंसान अपनी बात करे ना अपने मुल्क के अंदर तो अच्छा लगता है कि ठीक है भाई हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे उस पर तनकीद कर रहे हैं तो पाकिस्तानी ना। फिर जब बाहर से आवाज़ आने लगती है तो फिर वही सहाफ़ी जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं और फिर पाकिस्तान की बातें करते हैं और पाकिस्तान की फेवर में बातें करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन आपने साबिर शाकिर को, भट्टी साहब को, अरशद साहब को, मुबशिर साहब को जो है वो अपने विंग कमांडर्स बना दिए हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान की सहाफत का तय और सफ़ेद तय करते हैं। वो नजीर क्या नाम है, जो सदीक जान जो है, उनको एक ब्रिगेडियर साहब जो है वो बता रहे होते हैं कि CP ये जो बलूचिस्तान के जो हैं क्या कहते हैं CPAC के बारे में। तो वहाँ अब ये हमें फैसला करेंगे 2-2 लाख 3-3 लाख फॉलोअर्स आपने कैसे बना लिए या किस तरीके से आपका एक सिस्टम चल रहा है। तो जहां पर आपने सीनियर जर्नलिस्टों को किनारे लगा दिया है तो फिर आप इन बैनुल अक़वामी खबरों पर जो कि हमारे बराबर वाले मुल्क हैं वो इस किस्म की खबर तंज में लगाते हैं कि जनाब आप पहले अपना घर तो सीधा कर लें फिर हमारे पे बात करें। तो मुझे बस यही होता है कि मैं कभी इन सब चीज़ों का जवाब देने का वो नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक सिस्टम हो जिसमें बात करने की इजाज़त हो, चाहे वो किसी पर भी हो। लेकिन हाँ, आप एक कानून बना सकते हैं कि अगर आपकी बात सच्ची साबित नहीं हुई तो फिर कानून के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये क्या कि आप हामिद मीर को एक तकरीर करने के बाद उठा के बाहर फेंक दें और दिखाएं दुनिया को ये मिसाल के देखो इस तरह करोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ।
ये मुझे कबूल नहीं है। फिर क्या होगा कि हामिद मीर कभी इंटरव्यू दे रहा होगा इंटरनेशनल मीडिया को, वो फिर जब बातें करेगा तो जो बातें दुनिया को नहीं पता, आप अपनी तहशीर खुद ही कराते हैं ये सारी स्टूपिड हरकतें करके। आपने सहाफ़ियों को, मतीउल्लाह जान हमेशा से तकरीर वो चीफ जस्ट क्या कहते हैं अदालतों को कवर करते आए हैं, और आज भी वो अदालतों को कवर करते आ रहे हैं, आज भी हजारों लोग उनको देख रहे होते हैं। लेकिन आपकी बंदिश की वजह से वो ऐसी चीजों को भी लेकर आते हैं जो कि दुनिया पाकिस्तान के अंदर रहना होती है, लेकिन वो दुनिया को पता चलती है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम कितना तासुब, कितना अनापरस्त हो गया है और कितना डिक्टेशन लेने लगा है, वो ये भी बताते हैं। तो फिर हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहना पड़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरसीज जर्नलिस्ट जो हैं, जो कि खुद किसी की तनख्वाह पे नहीं पलते, पाकिस्तान की किसी इदारे की तनख्वाह पे नहीं पलते हैं, जो कि रियल जर्नलिज्म कर रहे होते हैं, फिर वो आवाज उठाते हैं कि इस चीफ जस्टिस को उठा के बाहर फेंको, ये डिक्टेशन लेता है। बिल्कुल सर, सहाफत तो पासबान है जमहूरियत की। बेशक। अगर आप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अमेरिकन थे, उन्होंने कहा कि इफ यू बर्न योर पेपर्स, आप अपनी सहाफत को आग लगा दोगे तो एक दिन तुम अपने इंसानों को भी आग लगा लोगे। और ये जो बदतमीजी थी सर, इसमें देखिए सदीक जान के केस में ये बदतमीजी इनके घर में आ गई है। वो आपस में जो लड़े हैं वो इसी अदम बर्दाश्त, इसी कंपटीशन की वजह से वो आपस में भी लड़ गए, और फिर उसकी बाज़गश्त पूरे सब ने सुनी, और नहीं जो नहीं भी सुनना था वो भी सुनने में आया। तो ये अलमिया, ये तकलीफ हम कैसे ठीक करें, इसके बारे में भी वैसे हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। आर्मी के मैस में आप एक सहाफी दूसरा सहाफी को मार रहा है, हिम्मत देखें, हिम्मत। और जनरल खड़े हैं वहां पर। मतलब हम मुझे यहाँ पे एक इजाज़त दें, पंजाबी का एक मुहावरा याद आ गया, कहते हैं कि कुत्ता कुत्ते दा वैरी होता है। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में चलिए। इस पर मुझे पंजाबी में मुझे एक और बात याद आ गई, आखिर में मैं करता चलूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक ट्वीट की कि यौम ये जो अभी छुट्टियाँ आई थी, इसमें पंजाब पाकिस्तान टेलीविज़न पे सारा दिन पंजाबी में प्रोग्राम नशर होते रहे और कंपेयरिंग भी पंजाबी में होती रही। तो उन्होंने सवाल किया कि ये पाकिस्तान किसका है, यहाँ पे और दीगर कौमें रहती हैं या नहीं रहती हैं, या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, और ये ना सिर्फ सवाल है बल्कि वो जज्बात हैं जो नुमाइंदगी करते हैं छोटी इकाइयों की। इस बारे में क्विकली अगर आप अपनी अपनी राय दें तो मैं प्रोग्राम को रैप अप करूँ। फिर एस्टैब्लिशमेंट सर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एथनिक एक एलिमेंट है ज़रूर, और असेंबली के अंदर भी है, टिकटों की बांट में भी है, एथनिसिटी है, उसमें बरादरीज हैं। वो बरादरीज हर सूबे में एक नंबर 1 होती है, एक नंबर 2 होती है। तो उनकी अगर आप देखेंगे तो एक एथनिक चौधराहट और वडेराइज़म, खान-इज़म का जो कल्चर इस इलाके में मुतारफ था पहले से, वो आज भी कायम है। उन्हीं के बच्चे अदालतों में हैं, उन्हीं के बच्चे फौजों में हैं, उन्हीं के बच्चे कारोबारों में हैं, बैंकों में हैं। तो वो एक ऐसा एक तबका बन चुका है कि जिसको बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता, वो अंदर से कोई उठे और उसको चेंज करने की कोशिश करे। एक आदमी उठा था नवाब, उसको उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी थी, लियाकत अली खान। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन से आसिम सिद्दीकी साहब आपका, और न्यूयॉर्क से खान फारूक अली साहब आपका, और हमारे व्यूअर्स आपका प्राइम टाइम शो ऑन कैपिटल टीवी वाशिंगटन से देखने का। ईद के इस मौके पे आपने और हमने बात की अपने अंदर के जानवर को ज़िबा करने की, लेकिन वो जानवर इस्लामाबाद में भी घूमता दिखाई दिया। वो जानवर हमें लोगों के सरों से फ़ुटबॉल खेलता हुआ भी दिखाई दिया। वो जानवर एक सहाफ़ी की सूरत में भी दिखाई दिया। और मैंने अपनी एक ट्वीट की और उसमें मैंने कहा है कि हम अखलाकी तौर पे जहनी जिस पस्ती का शिकार हैं, और जिस तरह से आपने पाकिस्तान में के सफ़ीर को सऊदी अरब या जनरल बिलाल अकबर जो कि कराची ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार हैं, उनकी गुलाबी अंग्रेज़ी सुनी, तो मैंने कहा अब कुछ बईद नहीं है कि अदाकारा मीरा भी इस मुल्क की वज़ीर आज़म बन सकती हैं, क्योंकि ये मुल्क, ये रियासत, ये ISPR ये चल रही है तो वीना मलिक के भरोसे पे, मीरा के भरोसे पे, अदाकारों, गुलकारों, सिद्दीक जान जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के बलबूते पे चल रही है। और इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आपने हमारी हिफाजत का बेड़ा उठाया था, आप अपने सेल फ़ोन की हिफाजत नहीं कर सके, और ये मसले मसाइल हम चलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आपने कुर्बानी के दिन गाय को पिस्तौल से मार के सर में गोली, ये साबित किया कि
गाय की शक्ल, चाहे वो मुक़द्दस गाय हो, चाहे वो गाँव माता हो, वो एक खौफ बहैसियत कौम हमारे अंदर है। ईद मुबारक। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए आसिम सिद्दीकी, खान फारूक और अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से।